इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर की एक ऐसी वॉर जिसके अंत में एक नए देश का जन्म होता है, बांग्लादेश। মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা তার অধিকার চায়। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध की औपचारिक शुरुआत करते हुए पश्चिमी भारत के कई हवाई अड्डों पर हवाई हमले किए। ये हमले अमृतसर, पठानकोट, आगरा, जोधपुर सहित अन्य सैन्य ठिकानों पर किए गए थे। लेकिन क्या कारण था? आखिर क्यों हुई ये वॉर? क्यों बांग्लादेश आज़ादी चाहता था पाकिस्तान से, और इंडिया का क्या रोल आता है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा और श्रीलंका, इस पूरे एरिया में हजारों छोटे बड़े ऑटोनॉमस किंगडम हुआ करते थे। राजा महाराजाओं का रूल था, जिनके अपनी लैंग्वेजेस होती थी, ट्रेडिशन होता था, अपना कल्चर होता था। जो बंगाल का एरिया होता था, अगर सिर्फ बंगाल वाले एरिया की बात करें, यानी आज के दिन का बांग्लादेश प्लस वेस्ट बंगाल और इसके आसपास का कुछ एरिया, इस एरिया को करीब 13वीं सेंचुरी से मुस्लिम राजाओं के द्वारा रूल किया गया था। मोहम्मद बख्तियार खिलजी, जो फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के, उन्होंने मुस्लिम रूल को शुरू किया था इस एरिया में। जो भी रूलर्स, लैंड होल्डर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, म्यूजिशियंस होते थे, वो अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड्स और ट्रेडिशन से आते थे। हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में जो को एग्जिस्टेंस और इंटरमिंगल हुई, वो इस एरिया में बहुत देखी गई। और फिर हमें देखने को मिलता है पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच। साल 1940 में ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन में लाहौर रेजोल्यूशन बनाया जाता है, जिसमें डिमांड उठाई जाती है कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए। इनका डर ये था कि अगर एक ही देश बना रहेगा तो मुस्लिम्स माइनॉरिटी बन जाएंगे और वो डर में जिएंगे। पार्टीशन करते वक्त रिलीजियस लाइंस पर बॉर्डर्स बनाने का मतलब ये था कि जो सोशल, कमर्शियल और कल्चरल संबंध थे लोगों के बीच में, उन्हें नजरअंदाज करना पड़ता। यानी बड़ी बड़ी स्टेट्स जहां पर कॉमन एक भाषा बोली जाती थी, उन्हें भी बांटा गया। इसके दो सबसे बड़े एग्जाम्पल है पंजाब और बंगाल। पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गया, कुछ हिस्सा इंडिया में रहा, और सेम विद बंगाल, कुछ हिस्सा इंडिया में, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में। लेकिन बांटने का मतलब ये नहीं था कि इनके कल्चर अलग अलग हो जाएंगे। जो दो हिस्सों को बांटा गया, वहां के लोग सेम भाषा में बात करते थे, सेम कल्चर और ट्रेडिशनल करते थे। बंगाल में ही वेस्ट बंगाल का जो रीजन था, वहां रहने वाले लोग पार्टीशन चाहते थे और इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। दूसरी तरफ जो ईस्ट बंगाल वाला रीजन था, वो पार्टीशन नहीं चाहते थे। लेकिन अगर कोई पार्टीशन हो तो वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें। तो इवेंचुअली पार्टीशन हुआ। वेस्ट बंगाल इंडिया का हिस्सा बना और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना। पाकिस्तान के देश को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। 1947 में पाकिस्तान का गठन एक अलग राष्ट्र के रूप में हुआ, जिसमें दो भौगोलिक रूप से अलग अलग भाग शामिल थे, पश्चिमी पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश। ये दोनों हिस्से लगभग 1600 किलोमीटर लंबे भारतीय भूभाग से अलग अलग थे, जिससे प्रशासन और शासन चलाना कठिन हो गया। दोनों एक ही देश का हिस्सा थे। पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में राजनीतिक सत्ता और संसाधनों का नियंत्रण था, जबकि अधिक जनसंख्या होने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान को राजनीतिक और आर्थिक रूप से नजरअंदाज किया जाता है। यही असमानता आगे चलकर असंतोष का कारण बनी और 1971 के युद्ध का कारण बनी। 1947 में पाकिस्तान की शुरुआत भारत की तरह एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से होती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की कमान लियाकत अली खान संभालते हैं, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना को पहले गवर्नर जनरल बनाया जाता है। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना एक नया रोल लेकर आता है और उर्दू को पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देता है। पाकिस्तान के उर्दू इम्पोजिशन को ईस्ट पाकिस्तान में भारी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। बंगाली मुस्लिम के लिए उर्दू एक एलीट भाषा होती है, जिसे कुछ ऑफिशियल्स ही बोलते थे, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में दशकों से बच्चा बच्चा बंगाली भाषा बोल रहा होता है। भाषा की जबरदस्ती से ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट की शुरुआत होती है। अपनी भाषा को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आते हैं। 1952 आते आते ईस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट इतने तेज हो जाते हैं कि सरकार को सेक्शन 144 इम्पोज करना पड़ता है, यानी 3 से ज्यादा लोगों को एक साथ खड़ा होना फॉरबिड कर दिया जाता है। इस कानून के खिलाफ 21 फरवरी को ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एक साथ खड़े होते हैं। स्टूडेंट ईस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में घुसने की कोशिश करते हैं। उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रदर्शनकारियों पर ओपन फायर करती है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है।
आगे चलकर ये दिन बांग्लादेश के इतिहास में अमर हो जाता है और आज भी इसी दिन को बांग्लादेश अपने लैंग्वेज मार्टर्स डे के तौर पर मानता है। सरकार और बंगालियों का ये क्लैश इस कदर बढ़ जाता है कि 1956 में सरकार को बंगाली भाषा को ऑफिशियल स्टेटस 1956 में स्टेट लैंग्वेज का दर्जा देना पड़ता है। इस पाकिस्तान में रह रहे लोगों की मांग तो पूरी हो जाती है, लेकिन सरकार के साथ इनकी नाराजगी खत्म नहीं होती, बल्कि ये घटना आग में घी का काम करती है। पाकिस्तान की फॉर्मेशन में मेजॉरिटी भले ही मुस्लिम की होती है, लेकिन सभी एक अलग एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान में कई सरकारें बनती बिगड़ती हैं, कई बार मिलिट्री रूल भी देखने को मिलता है, लेकिन सरकार बनाने का मौका ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के हाथ में कभी नहीं आता। उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से तो दूर रखा ही जाता है, साथ ही ईस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। 70% से भी ज्यादा नेशनल बजट वेस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर लगाया जाता है, जबकि पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में सेंटर्ड होती है। यहीं से पाकिस्तान को अपना 62% रेवेन्यू भी मिलता है। फिर भी इस हिस्से की ग्रोथ रेट 2.6% होती है, जबकि वेस्ट पाकिस्तान 4.4% की ग्रोथ से बढ़ता है। एक ही देश के दोनों हिस्सों में इस हद तक डिस्क्रिमिनेशन होने से गवर्नमेंट और बंगाली लोगों के बीच की खाई गहरी होती चली जाती है। 1966 में मामला तब ज्यादा बिगड़ गया जब ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर 6 पॉइंट के डिमांड उठाती है। पार्टी के लीडर शेख मुजीबुर रहमान इन डिमांड्स को पेश करता है, जिसमें साफ कहा जाता है कि ईस्ट पाकिस्तान को एक ग्रेटर ऑटोनॉमी बना दिया जाए। इसके रिसोर्सेज को यूज करने की पावर ईस्ट पाकिस्तान की सरकार के हाथ में दी जाए, यहां तक कि ईस्ट पाकिस्तान की अपनी एक अलग करेंसी हो, साथ ही वहां एक अलग रिजर्व बैंक एस्टैब्लिश किया जाए। इसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान को फॉरेन रिजर्व रखने की पावर भी दी जाए और उनके पास अपनी एक अलग डिफेंस फोर्स हो। आवामी लीग की डिमांड सत्ता में बैठी सरकार की जड़ें हिला देती है। इन पॉइंट से जाहिर होता है कि ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार इन सभी पॉइंट्स को रिजेक्ट कर देती है और इन डिमांड्स को देश के खिलाफ बताती है। आवामी लीग भी इस फैसला से चुप नहीं बैठती और कंटिन्यूअस इस पर काम करती है। इसीलिए 1968 में सरकार आवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान और कई ऑफिशियल्स को देश के खिलाफ कंस्पिरेसी रचने के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है। जब शेख मुजीबुर के अरेस्ट की खबर ईस्ट पाकिस्तान की जनता को मिलती है तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं। जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगते हैं। लोगों में इस कदर गुस्सा भर रहा होता है कि सरकार को मजबूरन घुटने टेकने पड़ते हैं। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट इस कदर बढ़ जाते हैं कि जनरल अयूब खान को रिजाइन करना पड़ता है। इसके बाद प्रेसिडेंट का पद संभालते हैं जनरल याहिया खान, जो 1970 में पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शंस करते हैं। तो दी इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान गवर्नमेंट इस गुमान में होती है कि मेजॉरिटी का सीट्स वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में आएगी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पाकिस्तान सरकार की नींव हिल जाती है। आवामी लीग को जनरल इलेक्शंस में भारी वोटों से जीत मिलती है। 313 में से 167 सीट्स आवामी लीग को मिलती है, लेकिन वो ये सभी सीट्स ईस्ट पाकिस्तान में हासिल करते हैं, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट पर आवामी लीग की जीत नहीं होती। आवामी लीग को पाकिस्तान में सरकार बनाने का अधिकार तो मिल जाता है, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेतृत्व, विशेष रूप से याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता हस्तांतरण से इनकार कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान की आवाम इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने से पीछे नहीं रहती। डेमोक्रेसी का ऐसा मजाक बनता देख लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं। पहली बार ईस्ट पाकिस्तान में आज़ादी के नारे लगते हैं। सभी लोग साथ मिलकर एक नए देश की मांग करते हैं। प्रोटेस्टर्स यहाँ ऑर्गेनाइज्ड होकर एक इंडिपेंडेंस आर्मी को बनाते हैं, जिसे मुक्ति वाहिनी नाम दिया जाता है। इस आर्मी का मकसद बांग्लादेश की आज़ादी होता है। मार्च 1971 को और फ्लाइट के जरिए वेस्ट पाकिस्तान से कई पाकिस्तानी सोल्जर्स को ढाका लाया जाता है, जो मुक्ति वाहिनी के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हैं। मुक्ति वाहिनी से निपटने के लिए वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तान सेंट्रल पीस कमेटी बनती है, जिसे शांति वाहिनी नाम दिया जाता है। लेकिन पीस एस्टैब्लिश करने के बजाय कमेटी ईस्ट पाकिस्तान में लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाती हैं। बंगाली वेस्ट पाकिस्तान से अपने सारे नाते तोड़ लेते हैं। जब ईस्ट पाकिस्तान की आवाज दबाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता तो सरकार एक ऐसी साजिश रचती है। वॉर क्राइम की सारी हदें पार हो जाती हैं। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में एक खतरनाक ऑपरेशन लॉन्च करती है, जिसे ऑपरेशन सर्च लाइट नाम दिया जाता है। इसका मकसद बांग्लादेश की आज़ादी की मांग करने वाले सभी रेवोल्यूशनरीज को टारगेट करना होता है।
साथ ही उन लोगों को भी मौत के घाट उतारना होता है जो अलग देश की मांग कर रहे होते हैं। ये पाकिस्तान आर्मी का एक अभियान होता है, लेकिन सही मायनों में ये एक वॉर क्राइम का एक्ट साबित होता है, जिसका मकसद ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड और पब्लिक मैसेकर को अंजाम देना होता है। 25 मार्च बांग्लादेश के लोगों के लिए सबसे काली रात साबित होती है। हजारों पाकिस्तानी सोल्जर ढाका में घुसते हैं, कर्फ्यू इंपोज किया जाता है, टेलीफोन या रडार सब बैन कर दिए जाते हैं। सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया जाता है। ऑपरेशन सर्चलाइट में पाकिस्तान ने लगभग 10 लाख से ज्यादा बांग्ला बोलने वाले पूर्वी पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। इस मैसेकर में ज्यादातर नेता, क्रांतिकारी, बंगाली आवामी पार्टी के मेंबर्स और आम जनता को बुरी तरह से टारगेट किया गया। इस भयंकर मैसेकर के बाद लाखों लोग भागकर भारत में शरण लेने आ जाते हैं। 25 मार्च की रात शुरू हुआ ये वार करीबन अगले 8 महीना तक चला, जिसमें 30 लाख इससे ज्यादा लोग पाकिस्तान आर्मी के अत्याचार से मारे गए। हजारों को यहीं बुरी तरह से घायल कर दिया गया। ये सबसे दिल दहला देने वाली बात यह हुई कि पाकिस्तान आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में लगभग 4 लाख लड़कियों और औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उनका रेप करके उन्हें पब्लिकली प्रोसिक्यूट कर दिया। पाकिस्तान आर्मी के इस तरह के शर्मनाक काम को जब उस प्रेसिडेंट तक पहुंचाया गया, तब भी उसने इस जेनोसाइड को रोकने का कोई काम नहीं किया। उल्टा अपने एलाइज पाकिस्तान को वॉर में सपोर्ट करते रहे। और इससे पहले ही शेख मुजीबुर ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस कंट्री घोषित कर देते हैं और इसे बांग्लादेश नाम देते हैं। 27 मार्च को मेजर जिया और रहमान खुद ये डिक्लेरेशन पब्लिक को पढ़कर सुनाते हैं। बांग्लादेश को आजाद देश घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यह आजादी इतनी भी आसान नहीं होती। मेजर शहरों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए एक ही रात में 7,000 बंगाली लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस मैसेकर में एक ही हफ्ते के अंदर 3 लाख से भी ज्यादा बंगाली लोगों का कत्लेआम कर दिया जाता है। लाखों औरतों का रेप किया जाता है। पाकिस्तान आर्मी अपने ही देश के लोगों को इस कदर टॉर्चर करती है कि डरकर 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत में घुस आते हैं। भारत पहले से बांग्लादेश की सिचुएशन पर नजर रख रहा होता है, लेकिन जब लाखों की संख्या में रिफ्यूजी धीरे धीरे भारत की तरफ आते हैं तो भारत की मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। भारत भी इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए भारत सरकार अवामी पार्टी के कई लीडर्स को अपने देश में शरण देती है। 10 अप्रैल 1971 को अवामी लीडर्स कोलकाता में ही पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट को बनाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, जबकि ताजुद्दीन अहमद को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन भारत की असली समस्या 10 मिलियन रिफ्यूजी को लेकर होती है। आखिर इतने बड़ी संख्या को सर्व करना भारत के लिए मुश्किल होता है। इसीलिए इंदिरा गांधी फैसला लेती हैं कि बांग्लादेश की आज़ादी की इस लड़ाई में भारत भी शामिल होगा, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। इंडियन आर्मी अपने काम की शुरुआत मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देने से शुरू करती है। इंडियन आर्मी मुक्ति वाहिनी को गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए ट्रेन करती है। उन्हें हर एक और स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है जिससे वो पाकिस्तान आर्मी पर भारी पड़ सके। साथ ही भारत की तरफ से वेपन्स की सप्लाई भी मुक्ति वाहिनी को दी जाती है। 3 दिसंबर 1971 को सिचुएशन तब बदल जाती है जब पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान को लॉन्च कर देता है और उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। वो भारत के 11 एयरफील्ड्स को निशाना बनाता है। अमृतसर, आगरा, पठानकोट, जोधपुर, श्रीनगर, अंबाला जैसे 11 एयरफील्ड्स को टारगेट किया जाता है। एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। जंग का बिगुल बज चुका होता है और इस शाम इंदिरा गांधी पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे हवाई अड्डों पर बमबाजी की। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। रेडियो मैसेज देकर जनता को इसकी जानकारी देती हैं। पाकिस्तान का मकसद भारत के एयरफील्ड्स को तबाह कर इंडियन एयरफोर्स को वॉर से बाहर रखना होता है। लेकिन लकीली इनके निशाने सटीक नहीं बैठते और इंडियन फोर्स तुरंत ही सतर्क हो जाती है और पाकिस्तान आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हो जाती है। इंडियन फोर्स जब एयर स्ट्राइक पर उतरती है तो पाकिस्तान की कई रनवेज को तबाह करके ही दम लेती है। पाकिस्तान के रनवेज की हालत इतनी खराब हो जाती है कि कई दिनों तक वो वॉर के लिए कुछ और बेसिस को यूज नहीं कर पाते। कुछ यही हाल इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान के और बेसिस का भी करती है, जहां 2 दिन के अंदर ही चिटागोंग, जैसर और कुर्मियोला एयर बेसिस को तबाह कर देती है। इंडियन नेवी को जानकारी होती है कि कराची पोर्ट पाकिस्तान नेवी का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर होता है। ये पोर्ट पाकिस्तान के मैरीटाइम ट्रेड के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे नुकसान हुआ तो पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश कर सकती है। इसीलिए इंडियन नेवी कराची हार्बर को अपना टारगेट बनाती है
और इस ऑपरेशन को जन्म देती है ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस ऑपरेशन की कमान संभालते हैं नेवी के एडमिरल सम नंदा, जो कि इंदिरा गांधी से परमिशन लेने के बाद 25 स्क्वाड्रन कमांडर को अटैक की जिम्मेदारी देते हैं। इनकी कमान में इंडियन नेवी का ग्रुप 460 किलोमीटर कराची के साउथ कोस्ट में चला जाता है और रात होने का इंतजार करता है, क्योंकि रात के अंधेरे में पाकिस्तान एयरक्राफ्ट और बॉम्बिंग नहीं कर सकते थे। इंडियन नेवी अंधेरे का फायदा उठाकर पाकिस्तान की वॉरशिप को पूरी तरह तबाह कर देती है। इसीलिए शाम होते होते इंडियन नेवी कराची पोर्ट के 330 किलोमीटर करीब चले जाते हैं। रात को जब पाकिस्तान नेवी को अंदाज भी नहीं होता कि वो बड़े हमले का शिकार होने वाले हैं, तभी इंडियन वॉरशिप्स कराची से 130 किलोमीटर की दूरी से ही पाकिस्तान वॉरशिप का पता लगा लेती है। सबसे पहले मिसाइल अटैक आईएनएस नियर घाट करती है और पाकिस्तान के बैटल फ्लास डिस्ट्रॉयर पेयल के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उसके बाद आईएनएस वीर और आईएनएस निप्पट भी अपना कमाल दिखाते हैं और पीएस चैलेंज और पीएस मुफीद को मिसाइल से बर्बाद कर पानी में डुबो देते हैं। इस ऑपरेशन में आईएनएस निप्पट पाकिस्तान के तेल स्टोरेज टैंक्स को भी निशाना बनाता है, जो आग की लपटों में जल के बर्बाद हो जाता है। करीब 7 दिन तक पाकिस्तान इस आग को बुझने में नाकामयाब रहता है। इंडियन नेवी का ये पहला ऑपरेशन होता है जिसमें एंटी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है और आज के दिन इस दिवस को इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। 8 दिसंबर 1971 को जब अमेरिका की इंटेलिजेंस को ये रिपोर्ट मिलती है कि भारत ईस्ट पाकिस्तान में एक और अटैक प्लान कर रहा है, तब वो सम पाकिस्तान के समर्थन में अपनी 7th फ्लीट टास्क फोर्स बे ऑफ बंगाल की तरफ भेज देता है। यूएस का ये 7वां बेड़ा दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट करियर होता है, जिसका वजन 75,000 टन के करीब होता है। करीब 70 फाइटर एयरक्राफ्ट को कैरी करने वाला ये सभी न्यूक्लियर पावर से भरा होता है। जाहिर था कि भारत की नेवल पावर से ये कहीं ज्यादा ताकतवर होता है और उसके सामने भारत के आईएनएस विक्रांत की फाइटर एयरक्राफ्ट की क्षमता केवल 20 एयरक्राफ्ट की होती है। पाकिस्तान को अब ये वॉर अपने हक में दिखाई देने लगती है। उसे लगता है कि अमेरिका के समर्थन से उसकी जीत पक्की है। वहीं भारत पर प्रेशर होता है कि अमेरिका की नेवल शिप से उलझने के बजाय पीछे हट जाए। सिचुएशन यहां हाथ से निकलते दिखाई देती है, क्योंकि यूके भी पाकिस्तान के समर्थन में एचएमएस ईगल को अरब सी में उतारता है। भारत इस सिचुएशन से निकलने के लिए सोवियत संघ यूएसएसआर को मैसेज भेजता है। 2 सोवियत सिक्योरिटी को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, जिसके तहत किसी भी आउटसाइड अटैक होने पर सोवियत यूनियन भारत को प्रोटेस्ट करने के लिए बाध्य होता है। मैसेज मिलते ही ब्रिटिश अमेरिकन थ्रेट को काउंटर करने के लिए सोवियत जल्द ही कमांडर लोमिल के अंदर अपने 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप को भारत की मदद के लिए भेजते हैं। सोवियत का ये पैसिफिक बेड़ा न्यूक्लियर आर्म्ड शिप्स, एटॉमिक सबमरीन और मिसाइल से लेस होता है और समंदर में ब्रिटिश और अमेरिकन बेड़ों को काउंटर करने के लिए उन्हें अपने टारगेट रेंज में ले आते हैं। जिससे पहले यूके और अमेरिका बे ऑफ बंगाल में एंटर करके उससे पहले ही रूस शिप ब्रिटेन और अमेरिकन शिप को अपनी मौजूदगी का एहसास करा देती है। इसीलिए ब्रिटिश शिप मेडागास्कर की तरफ निकल जाती है। सोवियत का साथ मिलते ही भारत की और नेवी और लैंड मिलिट्री डिफेंस एक साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की ऑल सप्लाईज कट ऑफ कर दी जाती हैं। नेवल रूट को इंडियन नेवी ब्लॉक कर देती है और जमीन पर मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान आर्मी की जान की दुश्मन बन जाती है। 12 दिसंबर आते आते ये इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान एक बड़ी हार के सामने खड़ा होता है। भारत की सैन्य रणनीति, तीनों सेनाओं की सहायता से और मुक्ति वाहिनी के सहयोग ने युद्ध की दिशा को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। केवल 13 दिनों के भीतर भारत ने पाकिस्तान को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया, जो आगे चलकर बांग्लादेश के निर्माण का कारण बना। लगातार सैन्य पराजयों, चारों ओर से घेराबंदी और रसद की भारी कमी के कारण पूर्वी पाकिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सेना की हालत खराब हो चुकी थी। भारतीय सेना मुक्ति वाहिनी के सहयोग से ढाका तक पहुंच चुकी थी और पाकिस्तान सेना के पास अब युद्ध करने का कोई साधन नहीं बचा था। 16 दिसंबर 1971 को ऐतिहासिक घटना घटी, जब पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। इस आत्मसमर्पण पर पाकिस्तान की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने हस्ताक्षर किए, जबकि भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा उपस्थित थे। ये आत्मसमर्पण ढाका के रेस कोर्स मैदान, वर्तमान सुहरावर्दी उद्यान में हुआ। इस आत्मसमर्पण के साथ ही लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक और अधिकारी युद्धबंदी बने, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी संघर्ष में सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है।
इस विजय के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो गया। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आया। 16 दिसंबर 1971 न केवल भारत के सैन्य इतिहास का शानदार दिन है, बल्कि ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता का प्रतीक दिवस भी है। ये आत्मसमर्पण भारत की सैन्य क्षमता, रणनीतिक सोच की ऐतिहासिक जीत है। 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आ गया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे औपचारिक रूप से 1974 में मान्यता दी। इंदिरा गांधी बांग्लादेश को इस जीत की बधाई देती हैं। शेख मुजीबुर रहमान को भी रिहा कर दिया जाता है और वो आज़ाद बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन बांग्लादेश को अपनी आज़ादी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कई बच्चे, जवान और इंटेलेक्चुअल को आज़ादी की इस लड़ाई में अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसके तहत पाकिस्तान भी बांग्लादेश को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेता है। इसके बदले भारत पाकिस्तान की 13,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो भारत के कब्जे में होती है, उसे पाकिस्तान को लौटा देता है और 93,000 वॉर प्रिजनर्स को भी लौटा देता है। इसी के साथ भारत जीत का एक नया इतिहास लिखा जाता है।